हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 2025 यूपी बोर्ड केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का 347 पेपर कोड केसी है। 347 केसी यूपी बोर्ड का ये रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं पूर्णांक 70 देख रहे हैं। समय यहाँ पे दिया गया है और इस पेपर को आइए देखते हैं कि किस प्रकार का ये पेपर आपके प्रश्न पत्र में आया था, आपने कैसे अटेम्प्ट किया, क्या जवाब दिया। सभी प्रश्नों के आंसर को हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न किस प्रकार से आया था। लिखा है कि 10 मोलर HCl के 100 मिली को 10 मोलर Na2CO3 के 75 मिली के साथ मिलाया गया है और परिणामी विलयन कैसा होगा। ये पूछ रहा है, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा। इसके लिए जो N1V1 का फार्मूला होगा, मिली मोलों की मान निकालेंगे। HCl के मिली मोलों का मान N1V1 से और Na2CO3 के मिली मोलों का मान निकालेंगे और देखते हैं कि कौन ज़्यादा है। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करते हैं N1V1 का फार्मूला लगाते हैं, ये जो N1 है उसकी नॉर्मलता या मोलरता समझे, V1 उसका आयतन है। जब गुणा करेंगे तो 1000 मिलीमोल आया और सोडियम कार्बोनेट के मिलीमोलों का मान निकालेंगे। 10 × 75 हो जाएगा 750। चूँकि इसका देख रहे हैं ना, ये HCl का है, HCl का, और ये Na2CO3 का। HCl का ज़्यादा है, यानी कि ये HCl जो है ये अम्लीय है, उसकी मात्रा ज़्यादा है, अतः यह संपूर्ण जो विलयन है परिणामी रूप से अम्लीय होगा। अर्थात इसमें पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा आप देख पा रहे हैं कि लिखा है कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जिसका कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। जब हम केवल कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो टोटल लास्ट सेल में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 3D10 4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 29 का, परमाणु क्रमांक कॉपर का 29 का। अब इसमें से 2 पॉजिटिव आयन का मतलब 2 आयन इसमें से निकल जाएंगे, नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से घटा दीजिए। अब इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया कि 4s सेल में एक इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, 3D में यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन घटाइए, एक इसमें से घटा दीजिए, 2 है ना, +2 का मतलब 2 आयन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से डिक्रीज कर दीजिए। तो ऐसा करेंगे तो ये तो खाली हो गया, यहाँ पर वहीं खाली दिखाए हैं, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं तो एक खाली हो जाएगा डिब्बा, यानी कि इसको ऑन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 1 है। अर्थात इसमें पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब वहीं ग की तरफ चलेंगे तो ये पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड एक कोई यौगिक दिया है। ये कह रहा है कि विलयन में कुल कितने आयन होंगे। जब ये डिसोसिएट होता है, जब इसको हम आयनित करते हैं तो यह 2 आयनों में विभक्त होगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि CONH3 पूरे का 5Cl एक भाग में डिवाइड होगा और ये जो कोष्टक से बाहर Cl है ये अलग, ये Cl पर निगेटिव का चार्ज आएगा। यहाँ पे चूंकि 2 लगा है तो ये 2 यहाँ पे लगा के ये पूरा पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। तो कुल आयनों की संख्या इसमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए Cl यहाँ पर 2 है तो 2 आयन इसका हो जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी उससे मतलब नहीं, 2 आयन इसका होगा। और इस प्रोडक्ट में यदि Cl की बात करेंगे तो 1 होगा, तो 2 Cl का यहाँ से 1 इसका, तो कुल कितने आयन हो जाएंगे, 3 आयन इसमें माने जाएंगे। तो इसमें सेकेंड वाला आपका विकल्प राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कीटोनिक समूह वाले कंपाउंड होते हैं वो जो है फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं। बाकी एल्डिहाइड तो करता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के हैं ये तीनों। अब इसमें CHO सब लगा है। अब लेकिन ये जो हम देख रहे हैं CH3CO एसीटोन CH3COOH, इसमें कीटोन ग्रुप छिपा हुआ है। CH3CO यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, OH अटैच होएगा, तो इसमें कीटोन ग्रुप है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। ये जो है फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है ना, ये कॉपर जो फेहलिंग विलयन COH2 होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अगला अंग का हम देख पा रहे हैं कि C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं। देखिए प्राथमिक एमीन पूछ रहा है। जब एमीन ग्रुप में अमोनिया के NH3 में एक हाइड्रोजन हटाइए और एक एल्किल ग्रुप लगाइए तो एमीन बन जाता है। तो उसमें जब एक एल्किल ग्रुप लगाएंगे N से तो एमीन बनेगा। तो प्राथमिक एमीन कितना संभव है, इससे पूछा जा रहा है। देखिए ये हमारा दिया गया प्रोडक्ट है। अब इसमें 1 डिग्री एमीन, जब एल्किल ग्रुप N से एक जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री एमीन है। तो 1 डिग्री एमीन तो सभी है जो हमने बनाया। चूँकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये यदि इसकी बात करेंगे ब्यूटेन 1 एमीन, इसी का हम फार्मूला अलग अलग बताए हैं, C4H11N, यन एक होना चाहिए है इसमें यन। अब यहाँ पे देखिए C4H11 संख्या होनी चाहिए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11। अब उसको हम ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ब्यूटेन 1 एमीन जिसमें
कि 4 एमीन संभव हो जाए उसी स्ट्रक्चर से, इसी फार्मूले से जो दिया गया है। तो एक फार्मूला एक प्रोवाइड किया गया 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि इस एक एमीन से ये पूरा एक एल्किन जुड़ा हुआ माना जाएगा। कोई भी ये जो है एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन बताया, यह भी एक एमीन से यह भी एल्किल ग्रुप जुड़ा है। एक यह स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्यूटेन 2 एमीन, इसको बोलेंगे ब्यूटेन 2 एमीन, नॉमेनक्लेचर हमने किया है। तो वहाँ पर एक एमीन से यहाँ पर देखेंगे तो एमीन को हमने ऊपर लगा दिया, एक एमीन से बाकी ये एल्किल ग्रुप अटैच है। अब चौथा देखेंगे 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, 2 मेथिल 1 2 3 4, 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन इसको बोलेंगे। तो एमीन ऊपर हो गया, बाकी ये एल्किल ग्रुप अटैच है, तो प्राथमिक एमीन ही है। तो ये 4 स्ट्रक्चर ये बना रहा है टोटल। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा ये 4th वाला राइट हो जाएगा। अर्थात जैसे जैसे मोललता बढ़ाएंगे उसका क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है, आप जानते हैं अच्छे से। मोललता डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू दी एम के, और बाकी ये जो मोललता है 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और ये फाइंड अप करते हैं इसके फार्मूला को। अब दूसरे का ख आप देख रहे हैं, ये Cl2 और SnCl2 जलीय विलयन एक साथ क्यों नहीं रख सकते। देखिए हम जानते हैं कि HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड आपस में यदि मिलेंगे SnCl2 तो ये एक प्रोडक्ट बनाएंगे SnCl4, और साथ ही Hg प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से जो है एक दूसरे के साथ ये रह नहीं सकते, तुरंत क्रिया करके एक प्रोडक्ट बना लेंगे। प्रश्न ग का देखेंगे, यहाँ पर उदाहरण द्वारा ये सिद्ध करना है कि ये जो पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट ये दिया गया है, और ये पेंटा एमीन सल्फेट सेकेंड क्लोराइड। अब दोनों आयनीकरण समावयवी है, दोनों का आयनीकरण समावयवी है। इसके लिए ये क्या होता है, आयनी जब इनका हम आयनन कराते हैं तो दोनों क्या होता है, जल में डिसोसिएट यानी जल में घुल करके सफ़ेद अवक्षेप देते हैं, तब तो हम जानते हैं कि दोनों का आयनीकरण समावयवी है। इसके रिएक्शन ये हो जाएगा। अब ये हमारा दिया गया प्रोडक्ट है, इस पर हम किसकी क्रिया कराएंगे, बेरियम क्लोराइड की क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही बेरियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो BaSO4 बना लेता है, ये BaSO4 जो कि सफ़ेद अवक्षेप बना लेता है। बाकी यहाँ का Cl2 इससे जाकर के अटैच हो जाता है सफ़ेद अवक्षेप। उसी तरह से जब दूसरा जो प्रोडक्ट उसमें दिया गया उस पर हम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराने पर AgCl बना लेगा, यानी कि यह भी सफ़ेद अवक्षेप यह भी सफ़ेद अवक्षेप देता है, यानी कि दोनों समावयवी हैं। अब इस प्रोडक्ट को देखिए घ का निम्नलिखित को रासायनिक समीकरण को लकड़ी, ये एथिल ब्रोमाइड है। अब एथिल ब्रोमाइड पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा, यानी कि C2H5OH बनेगा, C2H5OH। अब इस C2H5OH पर इसकी प्रेजेंटेशन में क्रिया कराएंगे, H+ आयन देगा। अब H+ आयन की इसकी क्रिया कराते हैं तो H2O इसमें से निकलेगा, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा एथिलीन बनेगा, C2H4। इसको भी चेक कर लेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा का आप देख पा रहे हैं कि ये दिया गया है कि 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घुला गया है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है, यानी कि डेल्टा टीवी की मान निकालना है, और मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। इसके लिए सिंपल सा वही फार्मूला, डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणित Kb इंटू W विलेय की मात्रा है, ये मोलर द्रव्यमान है यानी कि अणुभार है, और W कैपिटल W यहाँ रहेगा, ये विलायक का भार दिया गया है। अब बस सबका मान रखें, चूँकि हम लोग जानते हैं NH2CnH2 यूरिया का टोटल अणुभार 60 होता है, सब गुणा करने पर आपका 0.26 केल्विन आएगा। प्रश्न संख्या तीसरा का ख देखें, निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अभिकर्मकों का नाम बताना है। ठीक है, रिजेंट का नाम बताना है। यहाँ पे बेंजील एल्कोहल का बेंजोइक अम्ल परिवर्तन, और ब्यूटेन 2 से ब्यूटेन आल का बनना। जब देखिए बेंजोइक एल्कोहल पर हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 विथ H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो बेंजोइक अम्ल कन्वर्ट हो जाता है। देख रहे हैं ना, बेंजोइक अम्ल पर ये प्रोडक्ट हम लिए हैं, अभिकारक लिए हैं, कौन सा, KMnO4 विथ H2SO4, ये बेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जा रहा है। और दूसरा का यहाँ से जो है ये ऑक्सीजन इसके लिए प्रोवाइड करेगा, इसमें से H2O निकलेगा। सेकेंडली ये है कि ब्यूटेन 2 का जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या N2Na की क्रिया में H2Na की क्रिया से अपचयन कराते हैं तो हमें ब्यूटेन 2 प्रोड्यूस प्राप्त होता है। इसमें से एक H जाकर के यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और OH के रूप में ये जुड़ जाता है।
वहीं आप देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखिए। 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल, यानी एथेनॉल से 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है, एथेनॉल से ब्यूट 2 इन ऑल बनाना है। इसकी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से चेक करेंगे। ये हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल है CH3CH2OH। अब इस पर PCC क्रिया कराते हैं। PCC का मतलब पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सी कारक, ये अभिकर्मक है PCC। अब ये क्या करता है, इसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इसमें से H2O निकाल देगा, CH3CHO बनेगा, CH3CHO एथेनॉल। वही चीज़ पूछ रहा था एथेनॉल से। अब CH3CHO का 2 मात्रा ले लिया गया है, एल्डोल संघनन अपक्रिया कराया जा रहा है किसी क्षार NaOH की उपस्थिति में, तो हमें ये प्रोडक्ट बन गया 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल। अब ये दूसरा इसी प्रकार से प्रोडक्ट दिया है, एथेनॉल से जो है क्षार की, जब एथेनॉल की 2 मात्रा लेंगे, क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, एल्डोल संघनन होगा, और यहाँ पे हम H2O निकलवा रहे हैं और हीट करवा कर NaOH से क्रिया करा कर ब्यूट 2 इन ऑल बनाया जा रहा है। नामनक्लेचर यहाँ से करेंगे 1 2 3, और यहाँ पर CHO लगा है, इसको ऑल पढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या घ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कीटोन फेलिंग विलयन तथा टालिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता। हाँ बिल्कुल, कीटोन तो फेलिंग विलयन और टालिन रिजेंट को अपचयित तो नहीं करता है, बल्कि जबकि फ्रक्टोस जिसमें कीटोन समूह होता है फिर भी वो टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस क्या करता है, फ्रक्टोस को जब हम किसी क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो उसमें वो ग्लूकोज में बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब ग्लूकोज जैसे ही वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा फ्रक्टोस है, ये फ्रक्टोस का सूत्र है। जैसे ही ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लूकोज का सूत्र है। अब ग्लूकोज में हम देख पा रहे हैं एल्डिहाइड पाया जा रहा है। अब जिसमें एल्डिहाइड पाया जाता है वह निश्चित तौर पर क्या करता है, चाहे वो आपका फेलिंग विलयन हो चाहे टालिन रिजेंट हो, उसको तो अपचयित कर ही देगा। प्रश्न संख्या 4 का क पूछ रहा है, परासरण दाब की डिफिनीशन बताइए। 27 डिग्री पर यूरिया के 2% जलीय विलयन का परासरण दाब गणना करना है। विलयन का स्थिरांक यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले परासरण दाब किसे कहते हैं? देखिए कि जब हम लोग जानते हैं, जब विलयन और विलायक लिया जाता है तो विलायक से जो है, विलायक के अणुओं का जो प्रवाह होता है विलयन की तरफ होता है। विलयन और विलायक के बीच हम कोई अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि देखिए ये हमारा विलायक है और ये हमारा विलयन है, इसके बीच में कोई मेम्ब्रेन लगाया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली। अब विलायक के अणु विलयन की तरफ जाते हैं। अब विलायक के अणुओं को विलयन की तरफ जाने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस विलयन पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इधर से जो प्रवाह हो रहा है रुक जाए। तो यह जो लगाया गया दाब है, इसी दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। P से डिनोट करते हैं। P बराबर CRT होता है, C सांद्रता बोलते हैं, C बराबर N/V होता है, R/T। अब इसमें जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बस P बराबर CRT से लगा लें कुछ इस प्रकार से। सेम टू सेम यही सवाल हमने पूर्व में बताया था बच्चों को और यही आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सिंपली सूत्र है। यूरिया का मोलर मास यहाँ पे 60 है और ये हमारा जो टेम्परेचर है जो 27 डिग्री है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया गया और ये सिंपली हमने फार्मूला बताया। P बराबर CRT, C बराबर N/V होता है और N बराबर W/M होता है। W दिया गया मात्रा है, 2 ग्राम दिया है मोलर द्रव्यमान यूरिया का। अब बटे आयतन हम उसका निकालेंगे कि यहाँ पे 2% दिया, प्रतिशत माने 100 को हम मिली में मान लेते हैं, 100 मिली। अब 100 मिली को हम 1000 का भाग देके लीटर में 0.1, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा तभी समझ पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे हमने 0.1 रखा है, बाकी शेष वही चीज़ है, काटने पे ये इतना ATM आ रहा है 8.2। ख का एक क्वेश्चन पूछ रहा था, फैराडे के वैद्युत अपघटन नियम को समझाइए। फैराडे ने 2 नियम दिया था। जब किसी प्रथम नियम ये है कि जब वैद्युत अपघटन क्रिया में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान होता है वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित हुए संपूर्ण वैद्युत आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि M इच प्रोपोर्शनल Q के, और M बराबर क्या होता है, QT होता है। M बराबर Q के होता है, Q बराबर IT होता है। धन्यवाद। और दूसरा जो दूसरा जो रील दिया गया है तो वहाँ पे बताया गया कि समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय के लिए यदि प्रवाहित कर दिया जाए वैद्युत अपघट्य में, तो उसमें जो पदार्थ का द्रव्यमान हो उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे।
वही एक गौ का प्रश्न है कि अमोनिया के प्लेटिनम की सतह पर अपघटन शून्य कोटि की अपक्रिया N2 और H2 रिप्रोड्यूस हो रही है। तो N2 और H2 के उत्पादन की दर पूछा जा रहा है, K की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो सिंपली इसके लिए ये आप फार्मूला जानते हैं, अमोनिया जो है N2 और H2 देता है। चूंकि नाइट्रोजन इसमें 1 है, हाइड्रोजन 3 है, इसीलिए हमने 3/2 लगाया। 2 से 2 कट जाएगा, 3 आएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, 1 N आएगा। अब चूंकि शून्य कोटि की अपक्रिया है तो अपक्रिया की दर हम लोग जानते हैं कि अपक्रिया की दर क्या होती है, K। अब इसका NH3 के लगाएंगे तो NH3 के पूरे के सांद्रता के पावर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। सक्रिय द्रव्यमान के पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि अपक्रिया की कोटि 0 जैसे ही होता है उसका मान 1 हो जाता है, अर्थात R बराबर K की वैल्यू हमें दिया गया है। तो N2 के लिए अपक्रिया की दर यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, N2/½ डेल्टा T होता है बराबर K के। अब K की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। अब N2/डेल्टा T, इसको हम दर बोलते हैं, दर ऊपर हो जाएगा बटे ये हाफ हमारे इस फार्मूले में है। अब तिर्यक गुणा देखें हम किए हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा है इतना मोल पर सेकेंड। अब इसी प्रकार से H2 के लिए भी हम निकाल लेंगे, H2/डेल्टा T बराबर K के हो जाएगा। K की वैल्यू दिया गया है, और डेल्टा T में हम 3/2 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3/2 पहले से इक्वेशन में दिया गया है। अब जब इसको पलटेंगे तो हमारा वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3.75 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड। इस तरह से इसका आंसर होगा। घ का वही पूछ रहा है, निम्नलिखित आयन के जलीय विलयन का रंग बताना है। देखिए जिंक डबल चार्ज लगाया है, चूँकि हम लोग जिंक 30 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम ये लास्ट में ये पाते हैं कि पूरा कोष उसका भरा होता है। 3D10 4s2 बाह्य सेल में की बात कर रहे हैं। तो जब डी उपकोष में खाली ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि रिक्तिका होती है, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी वो उष्मा यानी कि प्रकाश के रंग को अपने अंदर अवशोषित करता है, तभी वो रंगीन विलयन बना पाएगा। चूँकि यहाँ पे 30 में से भी 2 घटाएंगे तो 28 आएगा, +2 का मतलब 2 घटाएंगे तो 28 आएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सभी को उसके भी भरे नजर आएंगे। चूँकि 4s2 लास्ट में आता है तो s2 का केवल इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी 3D सबसेल पूरा होता है, तो ये रंगीन आयन नहीं बना पाएगा। अतः इसको कहेंगे कि ये रंगहीन है। जबकि कॉपर 2 जब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 3D10 4s1 आता है, 3D10 4s1। अब 4s1 में यानी एक s का एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, और 3D में जब हम पाते हैं तो वहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, अतः जो कॉपर है ये नीला रंग बना लेगा। वहीं आप आयरन की बात करते हैं तो आयरन का भी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसमें यस सबसेल का तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए। 3D6 4s2 में से 4s2 का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाकी जो 3D6 है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये बना लेते हैं आसानी से। अतः अनपेयर कोषों के वजह से ये जो है हल्का हरे रंग का होगा। अब प्रश्न क्या 5वां का आया, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक किसे कहते हैं। देखिए जब किसी धातु यानी इलेक्ट्रोड को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु की सतह पर या तो धन आवेश आएगा या तो ऋण आवेश आएगा, तो वहाँ एक विभवांतर क्रिएट हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसको ई से व्यक्त किया जाता है। और इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारक ताप है, दाब है, सांद्रण की स्थिति कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, ये सब चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। अगला पूछा है अपक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं कि जो अपक्रिया की आणविकता होती है ना, वो सदैव पूर्णांक में होती है, जबकि अपक्रिया की कोटि भिन्न भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अपक्रिया जो आणविकता है वो किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को कहते हैं, जबकि जो अपक्रिया की कोटि है वो अभिकारक की सांद्रता के घातांकों का योगफल होती है। ये चीज़ हमें बताने थे। अब नीचे हम देख पा रहे हैं कि IPSC नोमेनक्लेचर पूछा जा रहा है। ये पोटेशियम यहाँ पर K3, चूँकि एक कोष्टक से बाहर पहले ही पोटेशियम लग गया, ये धनायन, चूँकि पोटेशियम धनावेश होता है, धनायन होता है, बाकी से ऋणायन हो जाएगा। तो हमें नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले धनायनों का नोमेनक्लेचर करते हैं, तब ऋणायनों का। तो धनायनों के लिए पहले हम पोटेशियम का ही नाम लेंगे, बाकी ये ऋणायन हो जाएगा। अब ऋणायन होने पर एल्युमिनियम को हम एल्युमिनेट पढ़ते हैं, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो एल्युमिनेट थर्ड। चूँकि यहाँ पे फ्लोरीन का 6 है, अब 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो एल्युमिनेट थर्ड। उसी तरह नीचे हम देख पा रहे हैं कि एक्वा हेक्सा, देखें क्या लिखा है, एक्वा, इसको एक्वा पढ़ते हैं H2O को, एक्वा हेक्सा आयरन, यहाँ पे Cl2 लगा है, आयरन सेकेंड क्लोराइड हो जाएगा, इसका न्यूट्रल चार्ज होता है 2 है, इसलिए सेकेंड क्लोराइड हो जाएगा। वहीं इसका बात करेंगे
पेंटा, देखें पेंटा एमीन, इसको एमीन पढ़ते हैं, पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट। कोबाल्ट यहाँ पे चूंकि 2 इसका है, क्लोरीन का 1 है, तो थर्ड हो जाएगा, थर्ड सल्फेट। वही इसकी बात करेंगे तो देखिए पोटेशियम, यहाँ फिर आ गया पोटेशियम, पहले पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसको पढ़ेंगे, फेरिक नहीं बल्कि फेरेट, चूंकि ये नेगेटिव है, फेरेट थर्ड पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड हो जाएगा। 5वां का घ, ग्लूकोज से नॉर्मल हेक्सेन, पेंटा स्टील ग्लूकोज, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन ग्लूकोनिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया। ग्लूकोज से नॉर्मल हेक्सेन और पेंटा स्टील ग्लूकोज और ये साइनोहाइड्रिन कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने रिएक्शन किया है, ये हमारा ग्लूकोज है, इस पर जब हम पोटेशियम आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया करा के हीट कराएंगे तो ये हमारा नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 इसको नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं। अब प्लस यहाँ से चूँकि हमने 2 लगाया है तो इसमें से I2A निकलेगा, I2 रिप्रोड्यूस होगा। अगला देखिए ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज पर हम जब स्टील क्लोराइड की क्रिया कराएंगे, चूँकि पेंटा हमें प्राप्त करना है तो 5 स्टील क्लोराइड लगाएंगे, तो ये जब हम 5 स्टील क्लोराइड यूज करते हैं तो यहाँ पे 5 Cl प्राप्त होता है, तो 5 Cl के लिए 5 हमें H परमाणु चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 4 ये है, 1 ये है, इनसे भी एक क्रिया करेगा, ये CH3CO जा करके यहाँ पे 4 CH3CO यहाँ अटैच करवा दीजिए, 1 CH3CO यहाँ अटैच करा दीजिए, 1 हाइड्रोजन हटा के, और ये जो Cl 5 Cl देख रहे हैं ये 5 HCl बना लेगा यहाँ पे, और इसको बोलते हैं पेंटा स्टील ग्लूकोज। वही तीसरा पूछा था कि जब हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया होगा इस ग्लूकोज पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त होगा। यहाँ से एक बॉन्ड टूट रहा है और एक ऑक्सीजन से H जुड़ रहा है और इसी कार्बन से एक CN जुड़ रहा है। और वही तीसरा की बात करेंगे, ग्लूकोज पर जब ब्रोमीन की क्रिया, द्रव ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं तो 2HBr तो यहीं पे निकल गया, यहाँ पे Br2 लगाएंगे, 2HBr निकल गया, बाकी जो इसमें से ऑक्सीजन बचा है इससे जाकर के क्रिया कर लिया, COOH बना लिया, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। यही चीज पूछा जा रहा है। अब यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या 6वां का, क्या होता है जब रासायनिक समीकरण देना, सिल्वर प्रोपियोनेट को हमें ब्रोमीन CCl4 से क्रिया कराना है। देख पा रहे हैं ये हमारा सिल्वर प्रोपियोनेट का सूत्र है, क्या बोलते हैं, CH3CH2 COOAG, Ag सिल्वर प्रोपियोनेट, 1 2 3 कार्बन अटैच है, COO यहाँ पे O लगा होता है। जब इसकी क्रिया हम Br2 CCl4 से कराते हैं, Br2 से, तो हमें देखिए सिल्वर ब्रोमाइड तो मिल जाएगा, यहाँ से तुरंत AgBr हमें प्राप्त हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। अब प्लस ये प्राप्त होगा C2H5Br, यानी कि ब्रोमो एथेन प्राप्त होगा। वहीं नीचे की अपक्रियाओं को देखिए, ब्रोमो बेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से क्रिया होती है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकेंडली जो हमने बताया कि ब्रोमो बेंजीन पर मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा, C2C6H5MgBr। और तीसरा वहीं पूछ रहा है मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड पर जब KCN से क्रिया कराएंगे तो मेथिल साइनाइड प्राप्त होगा और KBr निकलेगा। वहीं फोर्थ पूछ रहा था कि जब एथिल ब्रोमाइड पर सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया कराते हैं तो ईथर बन गया, C2H5OH C2H5 प्लस यहाँ से NaBr निकल जाएगा। वहीं 5वां पूछ रहा था कि जब एथिल ब्रोमाइड पर हम सिल्वर एसीटेट से क्रिया करेंगे, सिल्वर एसीटेट है तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होगा। यहाँ से देख पा रहे हैं कि एथिल है और यहाँ से एसीटेट है, AgBr अलग हो जाएगा हमारा। आगे दिया है ख का संक्षिप्त टिप्पणी, विलियमसन संश्लेषण। जब देखिए एल्किल हैलाइड पे जब हम किसी सोडियम एथॉक्साइड या मेथॉक्साइड की क्रिया कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, इस अपक्रिया को हम विलियम संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, मेथिल क्लोराइड पे सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमें ईथर प्राप्त हुआ, C2CH3OCH3 डाईमेथिल ईथर, और NaCl हमें प्राप्त हो रहा है। वही दूसरा गाटरमान अपक्रिया पूछ रहा है। गाटरमान अपक्रिया में हम क्या करते हैं, किसी भी जब बेंजीन पे हम CO और HCl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। यह जो अपक्रिया होगी गाटरमान अपक्रिया प्राप्त हो जाएगा। ये हमें जो है यहाँ से CHO देगा, जा करके ये अटैच हो जाएगा। और अगला पूछा कोल्बे अपक्रिया। देखिए जब फिनाल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ है। अब इस पर हम CO2 अम्लीय माध्यम में H+ और CO2 की अपक्रिया कराएंगे, यहाँ पे CO2, तो यहाँ से जो H+ है यहाँ पर आकर के अटैच होगा
ये, और ये जो CO2 है इस जो है आर्थो पोजीशन पे जाकर के लग जाएगा। सोडियम सैलिसिलेट इसको बोलते हैं। अब इस पर सांद्र HCl की क्रिया कराएंगे तो इस सैलिसिलिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से Na हटेगा और H जा करके AH यहाँ लगेगा, COOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और पूरी अपक्रिया कुलबे अपक्रिया है। अथवा ये दिया था वोल्टेज अपक्रिया। देखिए, जब हेलो एल्केन पर या एल्किल हैलाइड पर दो एल्किल हैलाइड लेते हैं, दो एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। उसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज अपक्रिया बोलते हैं। वहीं नीचे वाला दिया उल्टज फीटिंग अपक्रिया। उल्टज फीटिंग अपक्रिया में क्या करते हैं? जब हम एक हेलो एल्केन लेते हैं, एक हेलो एरीन लेते हैं, दोनों की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो टॉल्यूइन प्राप्त होता है। और फीटिंग अपक्रिया में क्या, और जो फीटिंग अपक्रिया होती है, फीटिंग अपक्रिया में जब दो हेलो एरीन की ही अपक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। इसे हम लोग फीटिंग अपक्रिया कहते हैं। अब ख का यहाँ पर देखिए कैसे परिवर्तित किया जाएगा प्रोपीन को प्रोपीन 2 आल में। तो ये हमारा देखिए प्रोपीन है, डबल बंड लगा है। प्रोपीन पे हम जल अपघटन कराते हैं, जल की क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से जो OH है जा करके एक बॉन्ड टूटेगा, इससे अटैच होगा, OH नेगेटिव कम हाइड्रोजन परमाणु वाले पर जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन है यहाँ आके अटैच हो जाएगा, CH3 बना प्रोपीन 2 आल। दूसरा है बेंजील क्लोराइड को बेंजील एल्कोहल में। देखिए सारा चीज़ हमने यहाँ पे पहले सॉल्व किया है। ये बेंजील क्लोराइड है हमारा। बेंजील क्लोराइड को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमें ये बेंजील फिनाल प्राप्त होता है, C6H5 प्लस KCl बन जाएगा। फिर अगला दिया है कि फिनाल को 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल में। तो इसके लिए हम ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं, 3 ब्रोमीन की क्रिया कराएंगे इस फिनाल पे तो हमें आर्थो पैरा पोजीशन पे Br अटैच हो जाएगा और जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ से H हटाएगा, 3 HBr निकल जाएगा। फोर्थ है कि फिनाल को पिक्रिक अम्ल में। तो पिक्रिक अम्ल की बात आती है तो तुरंत सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 की क्रिया तुरंत कराएंगे। इन लोगों का काम है NO2 प्रोवाइड कराना। ये 3 मात्रा में ले लेंगे HNO3 को, यहाँ NO लगेगा और यहाँ ये पिक्रिक अम्ल बोला जाता है, या इसको बोल सकते 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं। अगला दिया है सैलिसिलिक अम्ल को फिनाल में। ये देख पा रहे हैं हमारा ये सैलिसिलिक अम्ल COOH यहाँ पर अटैच है, सीधे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं CO के साथ कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये सीधे ये यहाँ से CO2 हटेगा और हमारा फिनाल प्राप्त हो जाएगा जैसे था। अब प्रश्न संख्या 7 का आप देख पा रहे हैं कि कोई एक इक्वेशन दिया गया, इसको पूरा करना है। एक पूछ रहा है कि जब मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अपक्रिया एथेनॉल पर किया जा रहा है तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा और उस पर हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। आगे की अपक्रिया इस तरह से दर्शित है। तो देखिए यही हमारा मेथेनॉल CH3CHO। अब यही हमारा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इस पर क्रिया करा रहे हैं। यहाँ से जो नेगेटिव का साइन है इस पर आएगा क्योंकि ये मोर ऑक्सीडाइज है, जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। अब ये खींच ले रहा है, अब यहाँ पे जा करके MgBr अटैच हो जाएगा और चूंकि C पर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, ये देखिए आ करके इस पर अटैच होगा CH3। तो ये प्रोडक्ट हमारा बना लिया जिसका हम जल अपघटन कराते हैं, H2O से क्रिया कराते हैं। अब H2O का काम है OH रिप्रोड्यूस करना, माने हाइड्रोजन रिलीज करना, OH भी देना। तो यहाँ पर जो इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा, जा करके यहाँ पे देखिए ये MgBr अलग हो जाएगा और यहीं से OH अटैच हो जाएगा जाके। सिर्फ एक H यहाँ पे आया और आ करके यहाँ से अटैच हो गया और इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर आगे ये बताया जा रहा है कि इस पे जब पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cl2O7 और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है, ये आगे के प्रोसेस में यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन H2O निकालेगा और ये एसीटोन बना लेगा, एसीटोन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। फिर उस पर भी आयोडीन और NaOH से क्रिया कराते हैं, जैसा कि ये रिएक्शन दिया है तो हमें आइडोफार्म प्राप्त होता है प्लस NaI। थोड़ा सा बड़ा अपक्रिया है। दूसरा वहीं दिया है C6H5Cl, साइनोबेंजीन पे जल अपघटन कराया जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो साइनोबेंजीन पर जब हम H2O की क्रिया कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो हमें ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। इस तरह का देखिए पेपर आया हुआ है। आगे कार्बिलेमिन अपक्रिया पूछ रहा था तो मेथिलेमिन जो कि प्राथमिक एमिन माना जाता है, जब उस पर क्लोरोफार्म की अपक्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 3KOH तो मेथिल आइसोसाइनाइड का दुर्गंध प्राप्त होता है, इसको हम लोग कार्बिलेमिन अपक्रिया करते हैं। वहीं हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया पूछा जा रहा है। इसमें जब किसी भी एस्टेमाइड पर हम ब्रोमीन विथ प्रेजेंस ऑफ KOH से क्रिया कराते हैं तो हमें मेथिल या एथिलेमिन प्राप्त होता है।
वहीं स्मिथ अपक्रिया पूछ रहा था, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया किसी हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो हमें मेथिलेमिन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को स्मिथ अपक्रिया बोलते हैं, अथवा ऑप्शनल ये था, इस सबको करने थे। सो वेरी वेरी थैंक्स।